50 लाख तक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए। स्टॉक इन्वेस्टिंग तब करनी चाहिए जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप एक स्टॉक में उतना कन्विक्शन से पोजीशन ले सकें। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग? बजाज फाइनेंस का अभी स्टॉक प्राइस 8-8.5 के आसपास है। 2009 दिस प्राइस वाज एट अबाउट 7 रुपीज एंड बिहेवियरली प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने 7 रुपए का स्टॉक खरीद के लिया तो मैं उसे 8,000 रुपए तक होल्ड करके रखूं, ये मुझे लगता है ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज एट IND मनी। मैं हूं आपकी होस्ट निकिता एंड आज हमारे साथ है मिस्टर पीयूष, हु इज द फाउंडर ऑफ फिन शिक्षा एंड एन एलुमनाई ऑफ IIM Calcutta. Piyush has been in the financial services industry for past 20 years and has an exposure to equity research, investment analysis and financial modeling. तो आप तो इतना सब कुछ एजुकेट कर ही रहे हो लोगों को इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, बट फिर भी इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो 24% ही है अभी जो एडल्ट्स हु आर फाइनेंशियली लिटरेट। लिटरेसी की तो अलग बात करते हैं, बट फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी बहुत दूर है। Correct. जो कि अगर देखें कंट्रीज लाइक से कनाडा और यूके, वहां पे वो परसेंटेज वुड बी अराउंड 67 to 68%। अब आप अभी इस मोमेंट पे वो गैप ब्रिज कर रहे हो जो MBA स्टूडेंट्स है, जो ग्रेजुएट हो गया, बट डोंट यू थिंक कि स्कूल्स और कॉलेजेस में ही वो फाइनेंशियल लेसन्स प्रोवाइड करने चाहिए जिसकी वजह से जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है दे शुड नो हाउ टू हैंडल मनी, राइट? तो व्हाट शुड बी दोस की फाइनेंशियल लेसन्स? बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से 24% का नंबर जो आप बोल रहे हैं वो भी ओवरस्टेट हो रहा होगा। I mean, in terms of actual literacy about money and everything that relates to money, बहुत कम होगा नंबर। हमें पता नहीं है, हमारे यहाँ रोज नए डिजिटल स्कैम आते हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स हुए या फॉरगेट सीनियर सिटीजन्स, बहुत सारे और लोग भी उसमें फंस जाते हैं। हमने बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं जहाँ पे हम डिजिटल मनी रिसीव करने की जगह ट्रांसफर कर देते हैं एंड दिस इज जस्ट अ फंक्शन कि कभी हमें सिखाया नहीं गया, राइट? और स्कूल्स में आइडियली ये सिखाना चाहिए। हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं पर कुछ कुछ मूल रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हमें नहीं बताए जाते। मनी इज समथिंग दैट आई कीप सेइंग दैट वी आर ऑल टॉट हाउ टू अर्न मनी। पैसा कमाना कैसे है वो सिखाया जा रहा है, उसको मैनेज कैसे करना है सिखाया नहीं जा रहा है। अच्छा, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इतना तेजी से हो रहा है कि आज से 8 साल 9 साल पहले तक हम लोग कैश में डील करते थे। सडनली पूरा कंट्री डिजिटाइज हो गया है, राइट? वी स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल टूल्स टू पे। कार्ड्स का पेनिट्रेशन बढ़ गया है, क्रेडिट कार्ड्स का, एंड डेबिट कार्ड्स वर ऑलवेज देयर। UPI has become very fast and very, so everything has gone into a phone which actually kids have these days. बच्चों के पास है वो फोन। तो अगर बच्चों को हम फाइनेंस नहीं सिखा रहे हैं तो वो एक रिस्क को एक्सपोज होते जा रहे हैं जो कि उन्हें डील करना ही है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ तो सिखानी चाहिए। मनी के बारे में सभी कुछ सिखाना चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मेरे हिसाब से सिखाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के अराउंड, नॉट जस्ट विथ रेलेवेंस टू मनी। मतलब इन जनरल आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट सिखाया नहीं जाता। इवेंचुअली वो आएंगे, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे, नए एसेट क्लासेस में ट्रेड करेंगे। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो कि उन्हें करेंसीज पे ट्रेड कराने की बात करते हैं। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क डजंट एग्जिस्ट। सो आई थिंक क्या गलत हो सकता है ये सिखाना बहुत ज़रूरी है और उसको एसेस कैसे करना है ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। राइटली सेड। आई थिंक कि हम लोग अपने स्कूल्स में मैं जब स्कूल में थी तो जो 11th-12th के हमारे सब्जेक्ट्स थे वही मेन स्ट्रीम कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स थे। बट आई थिंक कि फाइनेंशियल मुझे नहीं पता था नाम से स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट उनको वो क्या होता है उस चीज़ से ना एक डर लगता था कि अगर ये क्या होता है, अगर मैंने इसमें पैसे डाल दिए फ्यूचर में तो कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, डूब तो नहीं जाएंगे। ये लोग जो करते रहते हैं, लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, हाउ डज इट वर्क, उसमें होता क्या है? फॉर मी, जब व्हेन आई वाज अ किड मुझे लगता था ऐसे गैम्बल हो रहा है। चलो मूविंग ऑन, इफ यू टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग ओनली, व्हाट डू यू थिंक कि यंग प्रोफेशनल्स को इन्वेस्टिंग की तरफ हाउ शुड दे अप्रोच डिफरेंट एसेट क्लासेस? इतने सारे एसेट क्लासेस है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो उसको कैसे अप्रोच करे? Should they start from stocks, mutual funds, bonds? There's so many of them, right? Sure. So, इसमें one of the mistakes I did, for example, and a lot of people do it in their career, is too early you start getting hooked on to stocks. Stocks में एक चार्म होता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, फिर आप जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं और पैसा बनता है तो आपको अच्छा लगता है।
नहीं बनता है तो आपको दुख होता है, बट देर इज अ चार्म दैट स्टॉक्स हैव दैट अट्रैक्ट्स पीपल टुवर्ड्स इट. उससे भी पहले एक बेसिक, अगर हम बजट बनाते हैं अपना, तो हमारा बजट किस तरह बनेगा? जनरली हम बोलेंगे कि ये हमारी इनकम है, इनकम में से हम अपने एक्सपेंसेस हटा देंगे और जो बच गया वो हम या तो सेव कर लेंगे या इन्वेस्ट कर लेंगे. करेक्ट? आई थिंक बिहेवियरली इट शुड बी टॉट टू किड्स कि इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा रीफ्रेम कर लीजिए कि जो आपकी इनकम आ रही है उसमें से पहले आप इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर जो बच जाए उसे स्पेंड कर दीजिए. सो द इक्वेशन शुड बी इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस एंड नॉट इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स. बिल्कुल छोटा सा फ्लिप है. व्हाट इट डज इज माइंडसेट में पहले ये आता है कि मुझे डिसिप्लिन वाइज इन्वेस्ट करना है, सेव करना है. आप 500 रुपये कीजिए या 5,000 कीजिए या 50,000 कीजिए, वो आपकी इच्छा है, दैट्स ओके. पर पहले सेव कर लीजिए. तो मान लीजिए मेरी इनकम 1 लाख है, मैं 5,000 कर सकता हूं तो मैं 5,000 करूंगा. मेरी इनकम 50,000 है, मैं 500 करना चाहूँ मैं 500 करूँ, पर पहले कर लूँ. अच्छा, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा चलता है कि यू शुड सेव टुडे, इन्वेस्ट टुडे, ताकि आप 10 साल बाद 15 साल बाद एंजॉय करें. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको एंजॉय आज ही करना चाहिए. यू शुड लिव इन द प्रेजेंट. सेकेंड थिंग दैट कम्स इज वी गेट टू अर्ली इन टू स्टॉक्स, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं होता, हमारे पास समय नहीं होता. अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में काम नहीं कर रहे हैं तो वो एक्सपर्टीज नहीं अवेलेबल है फॉर मोस्ट पीपल ऑन हाउ डू स्टॉक्स परफॉर्म, व्हाट डू स्टॉक्स डू, हाउ डू आई इवैल्यूएट देम, कब खरीदना है कब बेचना है, नहीं पता होता. तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपका पोर्टफोलियो एक रीजनेबल साइज तक नहीं पहुंच जाए तब तक आपको म्यूचुअल फंड से यूज़ करने चाहिए, एटलीस्ट फॉर स्टॉक्स. उससे 2 फायदे होंगे. पहला ये कि आप मल्टीपल एसेट क्लासेस यूज़ कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स में आप डेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप लिक्विड फंड्स के पास जा सकते हैं, आप विद इन इक्विटी आप इंडेक्स फंड्स कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर आर बंच ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो इट शुड बी एट अ पॉइंट जहां मेरी लाइफ में उससे कुछ मीनिंगफुल चेंज हो. अगर मैंने 5,000 रुपये एक स्टॉक में डाले या 10,000 रुपये एक स्टॉक में डाले, वो डबल भी हो गया, तो उससे मेरी लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया. मुझे खुशी बहुत होगी, I'll get the thrill of having identified something that has doubled, बट मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे. तो स्टॉक इन्वेस्टिंग तब करनी चाहिए जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप एक स्टॉक में उतना कन्विक्शन से पोजीशन ले सकें, ऑफ कोर्स विथ रिसर्च, विथ कन्विक्शन, विथ थीसिस, एंड देन गो एंड इन्वेस्ट. ऐसा नहीं किसी ने बोला इसलिए जाके आज मेरे पास पैसा है तो मैं जाके लगा दूं. पर आप रिसर्च करें, आप उसके बाद इन्वेस्ट करें, तो इट शुड हैव अ मीनिंगफुल चेंज इन योर लाइफ. मेरा जनरली मानना है, और ये मैं आज के मनी टर्म्स में बता रहा हूँ ब्रॉडली, अगर कोई आज अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो उन्हें पहले 50 लाख तक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए. ये नंबर सबके लिए अलग हो सकता है. कुछ लोग 1 करोड़ के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग 20-30 लाख के बारे में सोच सकते हैं. बट इनिशियल सम पार्ट ऑफ द मनी ऑफ योर करियर दैट यू आर सेविंग और इन्वेस्टिंग, जस्ट डू इट थ्रू म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स उतने वॉलेटाइल नहीं होते, आप उन्हें रोज ट्रैक नहीं करते, तो उसमें गलती होने के चांस कम होते हैं. तो हम क्योंकि एसेट क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक कि इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है इन टर्म्स ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन? अगर हम बात करें, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, सो हाउ इज एंड व्हाई इज इक्विटी सच एन इंपॉर्टेंट एसेट क्लास? ओके, एब्सोल्युटली. तो पहले ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है. ठीक है, आपको क्या लगता है कितना इन्फ्लेशन है इंडिया में अभी? हर साल आई थिंक 6 to 7% के अराउंड इन्फ्लेशन बढ़ता है. करेक्ट. ये जो नंबर है गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है, आरबीआई रिपोर्ट करता है, जो एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं, बेसिकली सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स. एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स हैं. डब्ल्यूपीआई में सिर्फ प्रोडक्ट्स होते हैं, सीपीआई में सर्विसेज भी इंक्लूडेड होता है. तो आपने एक बास्केट बनाया, उस बास्केट का प्राइस महीने महीने ट्रैक किया और आपने कहा कि अच्छा पिछले साल इसका इंडेक्स यहाँ पे था, कम कंपोजिट इंडेक्स इस साल यहाँ पे है. इनको देख के हमें पता चला कि 6% इन्फ्लेशन है. क्या आपको लगता है इन्फ्लेशन 6% है आपके अराउंड? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है और ज्यादा ही है. दिस इज जस्ट अ नंबर पोस्टेड बाय गवर्नमेंट. इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं. गवर्नमेंट गलत नंबर नहीं पोस्ट कर रही है, सही नंबर पोस्ट कर रही है. पर पहला, मेरा बास्केट ऑफ कंजम्पशन कैन बी डिफरेंट देन व्हाट द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड बास्केट इज. तो पहला ये हो गया. दूसरा, हम जो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, गवर्नमेंट एक सही कैलकुलेशन कर रही है कि आज अगर एक कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए का है और कल वो 12 रुपए का है, तो उस पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो गया, राइट. बट
what we miss out in our calculations a lot of the times is कि हमें वो इन्फ्लेशन सिर्फ वो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, हमें एक और इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट? जब मैं पहली बार अपना जॉब शुरू करूंगा तो मैं एक 2 व्हीलर खरीदूंगा, उसके 5 साल बाद मैं एक छोटी कार खरीदूंगा, उसके 5 साल बाद मैं एक बड़ी कार खरीदूंगा। छोटी कार का प्राइस 5-6% पर ईयर से बढ़ रहा होगा, पर अगर मैंने बड़ी कार खरीद ली तो फिर मेरा इन्फ्लेशन 6% नहीं है। एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं 1 BHK में रहता था, फिर मैं 2 BHK में गया, मैं 2 BHK से 3 BHK में गया, इसे नीचे ला पाना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिहेवियरली। मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये करते हुए कि मैं एक बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, या मैं बड़ी गाड़ी खरीदने के बाद छोटी गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो ये स्टिकी होता है। एंड ये नंबर हम नोट करेंगे तो 10-12% के आसपास होगा श्योरली फॉर मोस्ट पीपल ओवर अ पीरियड। आई मीन आई डोंट हैव एग्जैक्ट डेटा, बट एनेक्डोटली आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो ये 6% या 5% तो नहीं है श्योरली, ये उससे ज़्यादा है। अब कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं? आज अगर आप पोस्ट टैक्स बेसिस पे देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट्स आपको 6 से 7%, बेस्ट केस सीनियर सिटीजन के केस में 7.5%, अगर आप एक अच्छे बैंक के पास जा रहे हैं, बड़े बैंक के पास जा रहे हैं, तो 7-7.5% का बेस्ट केस फिक्स डिपॉजिट रेट है। उस पर आप अगर टैक्सेशन लगाएंगे 30% के स्लैब पे तो वो 5% चला जाएगा, तो वो कवर नहीं कर रहा है। जनरली स्पीकिंग, अनलेस आप रियल एस्टेट में एक पर्टिकुलर साइकिल में लकी हो गए, या आपने एक सही जगह सही समझ के जगह ले ली और आप उस साइकिल को राइड कर लिए, एवरेज रियल एस्टेट ग्रोथ भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप जाके कहीं पे अगर एरियाज में चेक करेंगे तो जनरली 7-8-9 साल में प्राइस डबल हो रही होगी, which would be approximately 8-9-10%, somewhere around that 10% kind of or 9-10% kind of CAGR जो आपको मिल रहा है उस पर। तो बचा है इक्विटीज, जो कि historically at least equities have given 12-13-14% kind of returns, and if you have been slightly aware about when to invest, when not to invest, आपने अगर थोड़ा सा मार्केट को कोशिश किया कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे मैंने जाके परचेज नहीं किया, और जनरली जब मार्केट में थोड़ा पैनिक है तब मैंने परचेज किया, तो जनरली आपका रिटर्न 13-14% के आसपास जरूर रहेगा। तो मुझे लगता है इक्विटी एक्चुअली एक नेसेसिटी है इन मार्केट्स लाइक इंडिया, जहाँ पे कि बिकॉज वी आर अपवर्डली मोबाइल, हम सबका एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, उसको कवर करने का तरीका इक्विटीज है। प्लस क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उस ग्रोइंग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का तरीका भी इक्विटीज है। फिक्स डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न दे देगा, पीस ऑफ माइंड वहां से आ सकती है, पर अगर मुझे ग्रो करना है, वेल्थ बिल्ड करना है, तो उसके चलते मुझे इक्विटीज पे ध्यान देना होगा। दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक इक्विटीज इज एन इंपॉर्टेंट एसेट क्लास, एवरीवन शुड लुक एट इट। सबको इसके बारे में पता होना चाहिए और सबको इसके बारे में एक सर्टेन एलोकेशन करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स देयर रिस्क प्रोफाइल एंड देयर एपेटाइट टू टेक रिस्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट। तो अब अगेन अगर हमें एक स्टॉक पिक करना है, यू नो, अब जैसे आपने अभी बताया था कि हमने टीवी पे सुन लिया या फ्रेंड से सुन लिया, ये जो ट्रेंड इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा चल जाती है करेक्ट आजकल लोगों में, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग? उसके क्या की फैक्टर्स, क्या प्रोसेस होगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग? ठीक है, इसमें आप अगर नोट करेंगे तो ब्रॉडली 4-5 फैक्टर्स हम बना सकते हैं, फिर से ज़्यादा हो सकता है, मैं मतलब देयर आर ऑब्वियसली 100 फैक्टर्स व्हेन यू आर रिसर्चिंग अ स्टॉक, बट जो मुझे समझ आता है कि एक पहला ये है कि आज जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपनी एनालाइज कर रहा हूँ, तो आज कंपनी का साइज क्या है और वो ओवर अ पीरियड कितना बड़ा हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। जनरली मुझे ये आइडिया बेहतर लगता है कि हम सेल्स या मार्केट कैप के टर्म्स में सोचें, रादर देन अस थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, कि मैंने 50 रुपए का स्टॉक खरीदा, क्योंकि जब हम स्टॉक प्राइस के टर्म्स में सोचते हैं, हम 50 रुपए का स्टॉक खरीदते हैं, वो 100 रुपए हो जाता है तो हमको लगता है अरे रिटर्न बन गया, राइट? जब हम सेल्स या मार्केट कैप के टर्म में सोचते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये कंपनी कितनी बड़ी और हो सकती है, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन वी आर पिकिंग अ स्टॉक, आई थिंक जस्ट द आइडिया और आइडेंटिफिकेशन की कंपनी का आज साइज इतना है, ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है, ये समझ होना जरूरी है। दैट्स द फर्स्ट फैक्टर आई वुड सजेस्ट पीपल शुड बी लुकिंग एट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। बजाज फाइनेंस का अभी स्टॉक प्राइस 8-8.5 हज़ार के आसपास है शायद। आपको डू यू नो व्हाट वाज द प्राइस इन 2009? No, I was far from investing back then. Have you come across No. this anywhere? Okay. So
2009, after obviously the global correction that had happened, adjusted for the bonus split that the bank or company has given, this price was at about 7 rupees. Oh my God. ठीक है. अब obviously this is an example I use very commonly. जो लोग मुझे जानते हैं वो कई जगह ही सुन चुके होंगे, मैं कई बार ही बोलता हूँ. एंड बिहेवियरली प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने 7 रुपए का स्टॉक खरीद भी लिया तो मैं उसे 8,000 रुपए तक होल्ड करके रखूँ, ये मुझे लगता है ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है. मतलब बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने 7 रुपए पे स्टॉक खरीदा तो वो कभी 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा, आपको लगेगा अब कितना और बढ़ेगा, राइट. आई मीन दिस इज कभी तो मेड आप योर मनी एंड यू विल फील कि ठीक है, आई शुड बेसिकली बुक माई प्रॉफिट्स एंड गेट आउट ऑफ दिस. एंड 2013 में वो कंपनी 130 से 150 रुपए के आसपास मिल रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12-13 के आसपास, 2012-13 के पीरियड में 150 के आसपास वो स्टॉक था. वहाँ से भी वो 50 गुना और हुआ, राइट. ऑफ कोर्स बीच में बहुत करेक्शंस आए एंड इसे प्राइस के टर्म्स में गेज कर पाना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. अगर मैंने 7-8-10 रुपए पे स्टॉक खरीद भी लिया है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसे रख पाऊंगा 99% ऑफ द केसेस में. मतलब मैं नहीं जानता किसी को जो इतना लंबा होल्ड कर सके. डिफिकल्ट है होल्ड कर पाना. ये वो कंपनी थी जब इसका प्राइस 800 रुपए था, राइट. तो पहला ये सोच पाना जरूरी है कि कंपनी बड़ी कितनी बन सकती है. व्हाट इज द साइज एंड स्केल अ बिजनेस कैन अचीव. इफ आई कैन आइडेंटिफाई दैट इज माई फर्स्ट यार्ड स्टिक फॉर लुकिंग एट अ स्टॉक. अच्छा, एक ये आइडिया हो गया कि कितना बड़ा हो सकता है. दूसरा पार्ट आया कि ग्रोथ ड्राइवर क्या है, बड़ा बनेगा क्यों, राइट. मतलब बन सकता है, इज एवरी कंपनी कैन बिकम बिग, बट वाई विल अ पर्टिकुलर कंपनी बिकम लार्ज. तो ये पता होना जरूरी है. तो मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस में ये डिस्कशन होना चाहिए कि ग्रोथ ड्राइवर क्या है, कि क्यों ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा अगर ये बिजनेस बड़ा होगा. एंड कुछ बिजनेसेस में इंडिया में यू कैन फाइंड आउट, सम आर डिफिकल्ट, सम आर नॉट सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. अनदर एग्जाम्पल, जैसे रॉयल एनफील्ड बाइक्स हैं. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड आयशर मोटर्स दैट मेक्स इट. आयशर मोटर्स 2010 में, और बाइक्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन देयर पावर कैपेसिटी होता है, सीसी क्यूबिक कैपेसिटी जो होता है उसके बेसिस पे होता है. तो रॉयल एनफील्ड इज टिपिकली इन द प्रीमियम सेगमेंट वेयर दे मेक 250 सीसी और बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ बाइक्स, राइट. एंड क्यूबिक वो जो सीसी के उसमें होता है 350 सीसी के अबव उनका लगभग 90-95% मार्केट शेयर है. तब भी इतना ही था. 2010 में वो एक साल में 50,000 बाइक बेचते थे. 50,000 बाइक्स 2010 कैलेंडर ईयर इज व्हाट दे सोल्ड. एंड इंडिया में टोटल टू व्हीलर करीब 1 करोड़ बिकते थे. तो 1 करोड़ टू व्हीलर में से 50,000 बाइक प्रीमियम सेगमेंट था, जो कि लगभग 0.5% मार्केट शेयर था. अब इंडिया इज एंड वॉज एन अपवर्डली मोबाइल इकोनॉमी. लोग ग्रो कर रहे थे, लोगों का डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रहा था. तो प्रीमियम सेगमेंट का कोई भी प्रोडक्ट 0.5% मार्केट शेयर रखेगा इन अ मार्केट लाइक इंडिया डज नॉट मेक सेंस. करेक्ट. एज इनकम कीप्स इंक्रीजिंग, पीपल विल बाय, लोग खरीदेंगे, राइट. वो नंबर आपका 50,000 पर ईयर से अगले 8 साल में इट चेंज टू 70,000, 70,000 पर मंथ, राइट. कंपनी 8-8.5 लाख बाइक बेचने लगी इन 2018. एक बार जब वहां पहुंच गए 8-8.5 लाख बाइक पे, इसलिए नहीं कि हाइंडसाइट बायस है तो हम बोल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हाइंडसाइट बायस ऑब्वियसली इफेक्ट्स अ लॉट ऑफ दिस, बट एक बार जब 8-8.5 लाख पे पहुंच गए, 2018 में इंडिया लगभग 2 करोड़ टू व्हीलर्स बेच रहा था. एंड 4% ऑफ दैट वॉज प्रीमियम. नाउ यू वुड से ओके 4% मेक्स मोर सेंस देन 0.5%, श्योरली, राइट. कैन 4 बिकम 10? येस, बट नॉट इमीडिएटली. उसमें टाइम है, राइट. ऑल सेड एंड डन अपवर्डली मोबाइल है पर इतना तेजी से नहीं है, राइट. बट 4 मेक्स सेंस. तो वो कई साल फिर उसी रेंज पे रहा, उसे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बीच में कोरोना हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बट अभी भी वो लगभग 8-8.5-9 लाख बाइक के आसपास बेच रहे हैं. बट जस्ट दिस आइडिया ऑफ द फैक्ट दैट एज पीपल विल अर्न मनी, दे विल हैव मनी टू इन्वेस्ट एंड द थीसिस विल पिक अप, विल द स्टॉक डू वेल, व्हाट इज द ग्रोथ ड्राइवर. तो आपने ग्रोथ ड्राइवर पिक कर लिया, ठीक है. ये हो गए दो चीज. सेकेंड, सो फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी साइज वर्सेस करंट मार्केट साइज ऑफ द कंपनी. सेकेंड इज ग्रोथ ड्राइवर्स. थर्ड आ गए रिस्क फैक्टर्स. अब ये मैंने थीसिस बना लिया. इसके बाद मुझे ये पूछना जरूरी है कि व्हाट एम आई मिसिंग, क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं है.
मैं वो इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ जो मार्केट मुझे देना चाहता है, करेक्ट? और अगर इतना ऑब्वियस है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, राइट? फॉर एवरी आयशर मोटर्स एंड एवरी बजाज फाइनेंस देयर आर 20 अदर कंपनीज जिन्होंने स्टोरी बोली पर हुआ नहीं, राइट? ये एक्सेप्शंस हैं, इसलिए मुझे याद है। ऐसे बहुत सारे होंगे जो 10 रुपए के स्टॉक 10 रुपए पे ही रह गए, राइट? या जो 50,000 यूनिट किसी चीज़ के बेचते थे वो आज भी 50,000 ही बेच रहे हैं। सो व्हाट इज इट दैट आई एम मिसिंग? इसमें कई सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। सेक्टर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर और क्या कर रहे हैं। अगर इतना लुक्रेटिव बिजनेस है तो और कॉम्पिटिशन क्यों नहीं आएगा, राइट? कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो अपने टर्फ को संभाल के रखेंगे, मार्केट शेयर किसी और को ना दे देंगे। अगर इतना पैसा बन रहा है तो और प्लेयर्स क्यों नहीं घुसेंगे उस सेक्टर में? सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट कि रिस्क फैक्टर्स क्या है मेरे पास व्हेन आई एम एनालाइजिंग अ कंपनी। चौथा पॉइंट मैं देखूंगा कि मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है। अच्छा, मैनेजमेंट क्वालिटी को 2-3 तरह से देखा जा सकता है। एक ये है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कितनी है, दूसरा ये है कि वो एथिकल कितने हैं, ठीक है? एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इसलिए कि अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ ड्राइवर है, ठीक है, रिस्क आपने मैनेज कर लिए, पर आपको फिर भी एग्जीक्यूट तो करना है, राइट? वो मार्केट जो 50,000 बाइक से 8 लाख बाइक गया, तब भी उनका 90% मार्केट शेयर था, अब भी उनका 90% या 85% 80% मार्केट शेयर है उस सेगमेंट में। मैं 350 सीसी के ऊपर के बाइक्स पे बोल रहा हूँ। वो कैटेगराइजेशन चेंज होते रहते हैं, तो अभी लोग 250 के ऊपर बोलते हैं, तो उसमें शायद 80% के आसपास होगा या शायद थोड़ा कम होगा। बट अगर तब भी उतना मार्केट शेयर था और अब भी उतना मार्केट शेयर है, तो उन्होंने कंसिस्टेंटली इस पीरियड पे जितना डिमांड आया अपना कैपेसिटी एक्सपैंड करते गए। वो आराम से बीच में रुक सकते थे कि हम 4 लाख बाइक ही बेचेंगे, क्यों रिस्क लें, पर वो अपना कैपेसिटी एक्सपैंड करते चले गए उस पोजीशन तक जहां तक मार्केट ने उनको अलाउ किया। सो ये एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी आपको देखनी होगी अबाउट कंपनीज की, डज द मैनेजमेंट हैव इट इन देम, राइट? तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो आप जनरली चेक करेंगे कि कंपनी का साइज आज कितना है, कितना बड़ा हो सकता है, what is the growth driver, what are the risk factors, what is the management quality और execution capability, and finally valuation. ये सब होने के बाद में सही प्राइस देना जरूरी है उस स्टॉक के लिए। अगर सब कुछ अच्छा है पर स्टॉक ने ऑलरेडी सब कुछ प्राइस कर रखा है, क्योंकि ये स्टोरी सबको पता है, तो जस्ट बिकॉज इट्स अ मोनोपोली या मुझे पता है और सबको पता है तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि पैसा बन चुका है उस पर ऑलरेडी, राइट? अब ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं जो हम जनरल अखबार में पढ़ लेते हैं कि अच्छा ये सेक्टर हुआ, इसमें ये थीम है, या गवर्नमेंट इतना केपेक्स कर रही है उस सेगमेंट में तो इतना ये हो जाएगा, या सबके पास बाइक होना ज़रूरी है, या सबके पास कार होना ज़रूरी है तो क्या हो जाएगा, या लगेज इंडस्ट्री इतना में इंडिया में इतना ग्रो कर जाएगी। बट क्या लगेज के स्टॉक्स का ऑलरेडी उतना वैल्यूएशन है कि वो अगले 10 साल प्राइस का ग्रोथ प्राइस इन कर रहे हैं? अगर वो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, अच्छा, इसमें जनरली लोग पीई रेशियो यूज़ करते हैं, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है विच कम्स फ्रॉम सेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग की हाउ हाई इज़ टू हाई एंड हाउ लो इज़ टू लो। तो ये थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बट जस्ट एज अ सिंपल एग्जांपल, टाइटन का पीई 80 होगा और ओएनजीसी का पीई 8 होगा। टाइटन कभी 8 पे नहीं मिलेगा और ओएनजीसी कभी 80 पे नहीं मिलेगा, जनरली स्पीकिंग, राइट? मतलब मैथमेटिकली कभी ऐसा हो सकता है कि वो 8 से 80 हो जाए क्योंकि अर्निंग्स चले गए कहीं पे या कुछ हो गया, पर ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस बिजनेसेस गेट अ सर्टेन वैल्यूएशन, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लोग वो समझें कि कौन से सेक्टर में क्या वैल्यूएशन क्यों काम कर रहा है। बिजनेस साइकिल्स के अराउंड वो काम करता है। 2010 से 2020 के बीच में कुछ काम कर रहा था, वो बाद में काम करना बंद हो गया, राइट? उससे पहले कुछ और काम करता था। तो हर 5-10 साल में बिजनेस साइकिल्स चेंज होंगे, वो समझना ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज चेंज होंगी, वो समझना ज़रूरी है। वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, रिस्क फैक्टर्स बहुत कम है, पर अगर स्टॉक ने ऑलरेडी प्राइस कर लिया है तो मैं ये सब होने के बाद भी पैसा नहीं बनाऊंगा शायद। तो ये ज़रूरी है कि मैं ये सब होने के बाद में भी उसे सही समय खरीदूं, करेक्शन आए तो मैं देखूं कि क्या वैल्यूएशन सेंसिबल हो गया है। दैट्स द 5th पॉइंट। आई मीन देयर आर अदर पॉइंट्स एज वेल, यू कैन गो एंड डिग डीपर फर्दर, बट ये 5 तो ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और कुछ बाकी के पॉइंट्स इसके अंडर कवर हो जाएंगे। कितने ब्यूटीफुली आपने 5 पॉइंट्स समझाया, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को कुछ तो इससे बिल्कुल वैल्यूएशन मिली होगी। तो प्लीज़ ये 5 पॉइंट्स आप भी नोट करना फॉर वेन एवर यू आर पिकिंग योर नेक्स्ट स्टॉक नाउ। तो पीयूष, ये तो हमने समझ लिया कि स्टॉक्स कैसे पिक करने चाहिए, बट हमें वैसे ही सेक्टर्स कैसे इवैल्यूएट करने चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग। एंड कैन यू ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स की थीम बेस्ड, सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है, उसे कैसे करना चाहिए, उनके लिए क्या इवैल्यूएशन, क्या क्या पॉइंटर्स ज़रूरी है? एब्सोल्युटली। सो इनफैक्ट ये और पहले आ जाएगा, स्टॉक पे हम बाद में जाएंगे,
आइडियली व्हेन वी इन आवर प्रोसेस पहले हमें शायद सेक्टर और स्टॉक की इन्वेस्टिंग करते समय भी हमें सेक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो वहीं से आ रहा है कि अगर इतना अच्छा है तो कोई और क्यों नहीं ट्राई कर रहा है, और अगर कोई और बिजनेस में ये ट्राई करेगा, मान लीजिए कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने डिसाइड कर लिया या टाटा ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि वो इस सेक्टर में इस कंपनी के बिजनेस में आएंगे, तो फिर इस बिजनेस में क्या मार्जिन होगा वो समझ पाना ज़रूरी है, राइट? सो ऑब्वियसली सेक्टर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. अगेन मुझे लगता है सेक्टर का लेंस भी एक तरह से यही सवाल होते हैं कि आज सेक्टर कितना बड़ा है और कितना बड़ा हो सकता है इवेंचुअली, और फिर उसका ड्राइवर क्या है, वो क्यों बड़ा होगा सेक्टर, राइट? जैसे अगेन इट इज बेटर टू लुक एट इन टर्म्स ऑफ आइदर सेक्टर का सेल्स का साइज क्या है, या अगर पूरे सेक्टर के जो लिस्टेड कंपनीज है उनका मार्केट कैप कितना है. कई बार ये एनालिसिस भी हेल्पफुल होता है. और थीम से ज्वाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए मैक्रो थीम से, तो मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूं. जैसे मान लीजिए 2010 से लेके 2020 के बीच में हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट जो होता था इंडिया का वो ऑयल होता, अभी भी ऑयल है सबसे बड़ा इंपोर्ट. तो ऑयल यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट इंपोर्ट फॉर अस. गुड्स में बोल रहा हूँ मैं, सर्विसेज को बाहर रखते हैं, गुड्स में देखते हैं. ऑयल लार्जेस्ट इंपोर्ट है. सेकेंड लार्जेस्ट यूज्ड टू बी गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स एटसेट्रा. Then somewhere in 2017-18 this cycle shifted a little bit और हमारा second largest import, if I'm not wrong, consumer electronics होने लगा. मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, लैपटॉप्स, washing machines, iPads, wearables, devices, all of that started becoming big. Another example, 2023 बजट में हमारा जो बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, मैं बिल्कुल मैक्रो थीम लेवल पे बता रहा हूँ, जो लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है वो एक्चुअली इंटरेस्ट पेमेंट होता है. जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है. सेकेंड लार्जेस्ट पेमेंट हमारा, सेकेंड और थर्ड जनरली डिफेंस और सब्सिडी हुआ करते थे एज सेगमेंट्स. किसी साल सब्सिडी ज़्यादा होता है, किसी साल डिफेंस ज़्यादा होता था. 2023 में गवर्नमेंट केम एंड सेड दैट द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर वुड बी अ सेक्टर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोड्स एंड रेलवेज. तो बेसिकली रोड्स और रेलवेज को उन्होंने इम्पिटस देके कहा कि हम इसको सेकंड लार्जेस्ट करेंगे, और लगभग 30-40% से उसका एलोकेशन उन्होंने बढ़ा दिया उस समय, राइट? दिस वाज अराउंड February of 2023. उसके बाद 2-3 महीने तक आई थिंक पीपल डिड नॉट स्पॉट दिस वेरी क्लियरली, बट देयर वाज सम इंडिकेशंस दैट इट वाज हैपनिंग. द नेक्स्ट 12 months दैट फॉलोड सॉ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेगमेंट, I mean, about the next 15 months, BSE Infra Index went up about 100% in that period. और भी फैक्टर्स थे, मार्केट भी अच्छा हुआ, बहुत सारी चीज़ें प्ले आउट करी. तो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली फैक्टर, बट दिस वाज अ बिग टेलविंड कि आपने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया था तो आप एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में थे. रेलवेज एज अ सेक्टर डिड वेरी वेल ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट? एंड दिस वाज, देयर वाज नो रियल स्पेसिफिक पॉइंट, बट द गवर्नमेंट जस्ट पुट देयर समवेयर इन देयर फुटनोट्स कि हमने इसका एलोकेशन बढ़ा दिया है. आपको थीमेटिकली ये पिक करना है. अगर आपने पिक कर लिया तो उसके बाद आप उस सेक्टर में कौन सी कंपनी पिक कर रहे हैं वो शायद उतना रेलेवेंट भी नहीं है. आप कोई भी कंपनी पिक कर लीजिए, आप फंड पिक कर लीजिए. देयर आर इंफ्रा फंड्स अवेलेबल इन इंडिया, राइट? सो फॉरगेट अबाउट गोइंग टू स्टॉक्स, यू कैन गो एंड पिक अ म्यूचुअल फंड. देयर आर इंडेक्स फंड्स दैट आर नाउ गेटिंग क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स. सो इफ यू कैन गेट टू सेक्टोरल एनालिसिस दैट इज वेरी यूजफुल. सो ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे जो अपसाइड पे हुए. अच्छा, सेक्टर में बाकी क्या प्लेयर्स का बिहेवियर है वो समझ पाना जरूरी है व्हेन वी आर डूइंग इंडस्ट्री एनालिसिस. सो एक हो गया साइज का एनालिसिस, ड्राइवर्स का एनालिसिस कि कितना अभी सेक्टर है, कितना बड़ा हो सकता है. उसके बाद में कौन सा ड्राइवर है, इज देयर अ मैक्रो थीम दैट इज प्लेइंग आउट दैट द गवर्नमेंट इज पुशिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड कॉन्सिक्वेंटली दैट इज प्लेइंग आउट. तीसरा पार्ट हो गया कि बाकी लोगों का क्या बिहेवियर है सेक्टर में. तो इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ अभी प्ले आउट हुआ है, विच इज द पेंट सेक्टर, राइट? सो 2021 जनवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रासिम ने अनाउंस किया कि वो पेंट सेक्टर में एंट्री करेंगे, राइट? अब एंट्री इज ओके, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे और लोगों ने किया. एक्चुअली पिडिलाइट ने किया, JSW पेंट्स ने किया, बहुत सारे और लोग पेंट सेक्टर में घुसे. क्यों घुसे होंगे? क्योंकि सेक्टर अच्छा होगा, सेक्टर में अच्छा पैसा बन रहा था, पीपल वर मेकिंग गुड मनी. सो ऑब्वियसली इफ देयर इज नो एंट्री बैरियर और लोग आएंगे सेक्टर में, राइट? ये हमारा रिस्क फैक्टर्स में हमने डिस्कस किया था. तो ये क्वेश्चन बार बार पूछना जरूरी है कि ऐसा क्या है कि सेक्टर में कोई और नहीं आ रहा है, राइट? तो इन्होंने कहा हम अनाउंस करेंगे कि हम कैपेसिटी लगाएं. अच्छा, कैपेसिटी जो इन्होंने बोला वो वाज लार्जेस्ट कैपेसिटी प्लेयर वाज एशियन पेंट्स, इज एशियन पेंट्स. Grasim said we will put about 80% of what they have, 70-80% of what they have. And the third player was much below this, right? So suddenly not only is a new player coming in, a new player is also saying कि हम बहुत बड़ा play करने वाले हैं और हम सीधा
सेक्टर लीडर पे जाके वी विल ट्राई एंड काइंड ऑफ गेट द सेकेंड स्पॉट स्ट्रेट अवे. Now, generally, this can't be good news because at the end, pricing pressure आएगा इसमें, right? Again, not because of hindsight bias. I had actually written a little bit about this in terms of 2022, that no company will come or no management will come and accept कि competition will dent us. मतलब obviously A, they won't accept. B, they genuinely don't want to believe that either, right? अगर मैं business run कर रहा हूँ तो मुझे कंपटीशन को माइंडफुल होना जरूरी है, बट मैं कभी हार नहीं मानूंगा, राइट? बट एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज रियलिटीज कि सेक्टर पे अब प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज कंपटीशन आ रहा है. कंपटीशन आके क्या करेगा? पेंट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरा पेंट किसी और के पेंट से बेहतर है, राइट? एशियन पेंट से बेहतर तो नहीं बोल सकते. सो द प्ले हैज टू बी ऑन प्राइसिंग. अगर प्राइसिंग पे प्ले होने वाला है तो इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा, अर्निंग्स पे आएगा तो वैल्यूएशन पे आएगा. अच्छा, इंटरेस्टिंगली पिछले 1-2 क्वार्टर तक तो अर्निंग्स पे भी इंपैक्ट नहीं था, पर वैल्यूएशन पे हो गया. तो पीई रेशियो जो है उसमें ई एक्चुअली ठीक था, पी नीचे आ गया, पी नीचे हो गया उसकी वजह से. तो 2021 में 22 में एशियन पेंट्स का पीई रेशियो जो है वो 70-80 के आसपास हुआ करता था, अभी 40 से 50 के बीच में आ चुका है वो. सो देयर इज अ डी रेटिंग दैट हैज हैपेंड बिकॉज अ न्यू प्लेयर काइंड ऑफ एंटर्ड द सेक्टर, राइट? That is the third point that you want to see कि अच्छा what is the behavior of other players, is competition increasing in the sector. इसके कई frameworks available हैं, Porter's 5 forces है, there are like pestle analysis है, बहुत सारे analysis लोग कर सकते हैं ये around the sectors कि कैसे हम इन sectors को analyze कर सकते हैं, right? Final point, valuation. अब valuation मुझे जो एक point सही लगता है वो एक aggregate level पे सही लगता है कि मैंने कुछ fund managers को भी ये use करते हुए सुना है कि अगर आप पूरा इंडिया का एक सेक्टर उठाएं जो लिस्टेड है और उसका वैल्यूएशन चेक करें तो कई बार आपको इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिलता है. सो दैट वुड बी माय आइडिया अबाउट हाउ डू यू गो अबाउट लुकिंग एट वेरियस सेक्टर्स. तो आपने ये तो बता दिया कि स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं, सेक्टर्स कैसे इवैल्यूएट करने हैं, लेकिन आज इफ वी टॉक अबाउट टुडे, द मार्केट राइट नाउ इन दीज डेज हैज बीन फॉलिंग, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस में जब बुल एंड बेयर मार्केट्स की अगर हम बात करें, हम बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें अपने इमोशंस, हाउ डू वी मैनेज आवर इमोशंस इन सच सिनेरियोज? ओके, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम वी आर इन राइट नाउ. एंड राइट, वो जो इमोशन का इशू है वो इसलिए भी आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मार्केट्स में ये जो इन्वेस्टिंग शुरू की है ये पोस्ट कोरोना शुरू की है, राइट? सो वी हैव हैड अ गुड मार्केट, तो हमने एक मीनिंगफुल करेक्शन देखा ही नहीं है. अच्छा, स्टॉक मार्केट्स का एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम मार्केट्स का नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम इन्वेस्टर्स के साथ, कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट. हम अंतर नहीं कर पाते लक और स्किल में, ठीक है? कितना मेरा स्किल है और कितना पैसा मेरा लक की वजह से बना, ये मैं खुद भी नहीं पता कर सकता. मैंने 100 रुपये पे स्टॉक खरीदा, वो अगर 200 रुपये गया तो वो जो रिटर्न बना मेरा 100%, उसमें कितना परसेंट किस्मत थी और कितना परसेंट मेरा स्किल था, ये मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता. तो जनरली ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू टेक अ शॉर्टकट. जब स्टॉक आपके डायरेक्शन में जाता है, ऊपर आपने खरीदा है, मान लीजिए ऊपर गया, तो आप बोलेंगे मेरा स्किल था, नीचे चला गया तो आप बोलेंगे बैड लक, क्योंकि मार्केट्स खराब है. दैट्स सो ट्रू, राइट? ये 1 या 2 साइकिल के बाद ही समझ में आता है. मैं कितना भी बोल दूं यहाँ पे कि बिहेवियर को कैसे एड्रेस करना है, रियलिटी ये है कि मैंने भी मार्केट में ही सीखा और उसके बाद के साइकिल्स में मैंने जिन्हें देखा उन्होंने भी मार्केट में ही सीखा. हर अप मूव और अप साइकिल में एक फेज ऐसा आता है जब हमें लगता है कि ये इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना इसे बताया जाता है. स्टॉक पिकिंग, बिकॉज money is being made. When I started my career, that was 2004-05, and that was like the mother of all bull markets that we've seen, right? 2004 to 2008. So initial part of my career, I used to kind of think कि this doesn't look that difficult. ये तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग बोलते हैं. और वो समय भी ऐसा था कि सेंसेक्स वेंट फ्रॉम 3000 to 21,000. तो आपका इंडेक्स अगर 7 गुना हो गया है तो स्टॉक्स तो 50 गुना हुए बहुत सारे, राइट? तो आपने अगर गलती भी कर दी तो वो गलती कवर अप हो गई क्योंकि स्टॉक उस फेज में थे, राइट? 2021 से 2024 के बीच का समय वो था जब आपने गलती भी करी तो शायद उसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट उस फेज में था कि मार्केट वाज मेकिंग मनी एंड पीपल वर मेकिंग मनी एंड देयर वाज यूफोरिया एंड देयर वाज मोमेंटम एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? नॉट इन द बैड सेंस, ये हर 8-10 साल में एक बार ऐसा फेज आता है, राइट? अब ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द रियलिटी चेक
कि जब करेक्शंस होने लगेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या क्या गलतियां हुई है, और कई सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे जो इस करेक्शन के बाद वापस उस स्पीड पे या उस तरह के लेवल्स पे नहीं जाएंगे। कई सारे कंपनीज होंगे जिनका स्टोरी अब शायद ख़त्म हो चुका होगा, बिकॉज वो स्टोरी उस बुल मार्केट के लिए ही बनाया गया था, और जिसने उसमें पैसा बनाना था उसने बना लिया, जो लास्ट में उस स्टॉक के साथ फंस गए वो फंस गए। बिहेवियरली इसको एड्रेस करने का तरीका ये है कि सबसे पहला तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में होंगे, डायरेक्ट स्टॉक में नहीं होंगे, तो आपका अच्छा लॉन्ग टर्म सोचने के साथ पोर्टफोलियो लेवल पे सोचना है। एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे मेरे लाइफ पे, मेरे पोर्टफोलियो पे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंतर नहीं पड़ना चाहिए, राइट? अगर पड़ रहा है तो मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, राइट? देन आई एम ओवर इन्वेस्टेड इन वन कंपनी। अदरवाइज अगर एक कंपनी का स्टॉक आधा भी हो गया तो मुझे बेसिकली उससे मेरे पोर्टफोलियो पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर बाकी सब ठीक से किया गया है अब तक। तो आई थिंक ये फेज कई लोगों को ये सिखाने वाला है, और सीखना चाहिए इस समय, रादर देन गेटिंग वरीड और पैनिकिंग अबाउट इट, कि अब ऐसा क्या करें कि अगली बार जब ऐसा फेज आए, आज से 4-5 साल, 10 साल, 8 साल बाद जब भी, तब हमारा पोर्टफोलियो इस हालत में हो कि हमें इतना वॉलेटिलिटी ना दिखे। एट द एंड हम एक कैलकुलेटेड गेस ले रहे हैं ऑन अ बिजनेस डूइंग वेल एंड इट्स वैल्यूएशन डूइंग वेल, राइट? तो रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिहेवियरली लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ऑनेस्टली जो लोग पैनिक कर रहे हैं उन्हें इस पैसे की शायद अगले, अगर वो यंग हैं, उन्होंने 2020 के बाद इन्वेस्टिंग शुरू की है, तो उन्हें मोस्ट लाइकली इस पैसे की ज़रूरत अगले 5-7 साल नहीं है। तो इट इज़ ओके। आई मीन दे शुड रिक्रिएट द पोर्टफोलियो विच इज़ स्लाइटली बेटर, यूजिंग दिस एज अ चांस, क्योंकि अगर बुरी कंपनी गिरी है तो अच्छी कंपनी का स्टॉक भी गिरा होगा, तो हो सकता है आप बुरी कंपनी से निकल के अच्छे कंपनी का स्टॉक में चले जाएं अभी इस समय, अज्यूमिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। But thinking longer term generally makes behavior slightly easier in that sense कि मुझे हर छोटे मार्केट फॉल पे दिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमने स्टॉक्स वगैरह, एक स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, सेक्टर्स के बारे में, इक्विटीज़ के बारे में, पर म्यूचुअल फंड्स की भी अगेन जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत ट्रैक्शन बढ़ रही है, लोगों को काफ़ी पता लगा है, लेकिन फिर भी डेटा के अकॉर्डिंग 8% इंडियन पैन होल्डर्स खाली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी 2-3 साल के अंदर ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल देते हैं। सो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तो नहीं हो रही है। करेक्ट। तो ऐसे क्या स्टेप्स लेनी चाहिए फॉर इंडिविजुअल्स हु आर लेट्स से इन देयर 20s 30s 40s, कि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? श्योर। सो ये यू आर राइट, पैन कार्ड इंडिया में कुछ आई थिंक 70-75 करोड़ के आसपास पैन कार्ड्स इशूड हैं, और उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज ही म्यूचुअल फंड्स में, यूनिक पैन नंबर्स अगर हम देखें तो वुड बी अबाउट 4-5 करोड़ एट द टाइम एज वी स्पीक। मे बी माई नंबर्स में भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे, बट लगभग उतने ही लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक पार्ट इसका है द एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिंग इट टू पैन कार्ड्स, बिकॉज पैन कार्ड एक तरह से KYC का रिक्वायरमेंट है, तो वो चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैन कार्ड हो उसके पास पैसा हो एनफ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो आई थिंक वो डिफरेंस पॉसिबली शायद जल्दी खत्म नहीं होगा। अच्छा, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक्चुअली सब्सटेंशियली ग्रो करी है पिछले 8-10 साल में, राइट? 2013 में आई थिंक पूरा ओवरऑल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कुछ 8-8.5 लाख करोड़ के आसपास होते थे। अभी बिफोर द करेक्शन स्टार्टेड, मार्क टू मार्केट हम अगर देखें तो 65-65 लाख करोड़ के आसपास थे हम। सो मैसिव सॉर्ट ऑफ फ्लोज हैव कम इनटू द मार्केट, एंड कंटिन्यूसली हम पढ़ भी रहे हैं कि SIP के नंबर्स अच्छे हैं, फ्लोज आ रहे हैं। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो जो वो करना चाहेंगे वो मेनली ये होगा कि एक म्यूचुअल फंड जनरली आप अगर पोर्टफोलियो लेवल पे देखें और एक गोल से लिंक कर दें, जो मैं पहले कह रहा था, तो इट बिकम्स अ रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट एक्सरसाइज टू रिडीम और चर्न इट। वो चर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक साथ पैसा डाला और मैं देख रहा हूँ कि वो पैसा मैंने मान लीजिए 100 रुपये डाले, वो 150 रुपये हो गए, तो मैं उसे निकाल लेता हूँ, राइट? अगर मैं इसको गोल से लिंक कर दूँ कि ये 100 रुपये जितने भी बनेंगे ये मेरे बच्चे की एजुकेशन में यूज़ होने वाला है, या ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड मेरे जितने फॉरेन ट्रैवल्स होंगे उसके लिए यूज़ होने वाला है, या ट्रैवल जो होंगे उसके लिए यूज़ होने वाला है, किसी भी गोल से जब मैं लिंक कर दूंगा तो बिहेवियरली थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन आने लगता है कि डू आई रियली नीड टू रिडीम इट, राइट? कि क्या मुझे निकालना चाहिए पैसा या नहीं। माइंड में ये क्वेश्चन भी आने लगेगा कि एसेट एलोकेशन वाइज क्या मैं कुछ मैनेज करने लगूँ, कि जैसे जैसे मैं क्लोजर टू द गोल जा रहा हूँ तो क्या मुझे इक्विटी से निकाल के डेट में डाल देना चाहिए थोड़ा सा। तो
वो क्वेश्चंस अपने आप आने लगेंगे. आई थिंक इन्वेस्टर के लेवल पे, पोर्टफोलियो लेवल पे थिंक करना है, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म सोचना है. अगर गोल से लिंक कर देंगे तो ईजी हो जाएगा. पहली बात जो मैंने कही थी कि इन्वेस्टिंग माइनस योर इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू योर एक्सपेंसेस, अगर वो सेविंग्स में ही एक एसआईपी चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बन जाएगा. एंड जनरली अगर एक म्यूचुअल फंड का साइजेबल पोर्शन है और फिर आप स्टॉक्स में प्ले कर रहे हैं तो देन द चर्न हैपेंस यूजुअली मोर इन द स्टॉक्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड उतने वॉलेटाइल होंगे नहीं, बाय डेफिनेशन डाइवर्सिफाइड होंगे तो बहुत वॉलेटाइल नहीं होंगे. तो आई थिंक स्टेप वाइज प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा. बट थोड़े से स्टेप्स अगर रेगुलेटर लें या कंपनीज लें और थोड़े से इन्वेस्टर्स के पॉइंट से वो थोड़ा रियलाइन कर लें तो देन आई थिंक दिस नंबर शुड एक्सप्लोड वेरी क्विकली. बट अगर अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझें, अगर एक देयर इज अ पर्सन जिसका कॉर्पस इज 5 करोड़ एंड ही और शी वांट्स टू टेक आउट 1 करोड़ अपने, जैसे आपने बताया, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, ही वांट्स टू गो अब्रॉड, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? शुड दे जस्ट विड्रॉ इट, डू एन SWP, और देयर आर अदर स्ट्रैटेजीज दैट दे कैन फॉलो इन सच सिनेरियोज? श्योर. सो इसका आंसर थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है. कुछ लोग हैं जो कि अगर यही कॉर्पस है जिसमें से सब कुछ आना है तो देन आपको सेफ प्ले करना पड़ेगा, राइट? विच इज, आप ये नहीं कह सकते कि भाई 5 करोड़ में से मैंने 1 करोड़ निकाल लिया, या बाकी मैंने अभी, मान लीजिए आज 20 लाख चाहिए, मैंने 20 लाख निकाला और बाकी मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है. बिकॉज अगर स्टॉक मार्केट 1 साल नहीं चला तो देन देयर आर अदर इशूज दैट स्टार्ट कमिंग अप, राइट? तो उस परव्यू से मेरे ख्याल से अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जनरल स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जैसे जैसे गोल नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप वॉलेटिलिटी कम करते जाएं. तो अगर आप इक्विटीज़ में हैं तो इक्विटीज़ से उसे धीरे धीरे निकाल के या तो आप एक डेट फंड की तरफ डाल दें, जहाँ पे कि, अच्छा, डेट फंड्स में भी मिथ होता है कि पैसा लूज नहीं हो सकता. डेट फंड में भी पैसे लूज हो सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ risks that come up with debt funds as well, especially interest rate risk and the fact that default हो सकता है कभी कभी debt fund के portfolios पे. तो ऐसा नहीं है पैसा लूज नहीं हो सकता, बट जनरली अगर आप एक बड़े अच्छे ब्रांडेड म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाके और डेट फंड खरीद रहे हैं तो कुछ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस प्लेस में होंगे. तो आइडियली सिचुएशन ये है कि अगर एजुकेशन अब है जहां आपको पैसा देना है तो 2 साल पहले ही ये अरेंजमेंट हो जाना चाहिए कि जो पैसा जाना है स्पेसिफिकली वो अमाउंट ऑफ पैसा आपने निकाल लिया, या तो डेट फंड में डाल दिया या लिक्विड फंड में डाल दिया या आपने एफडी ही कर दी. कि मुझे, मान लीजिए आज 2025 है और मुझे पता है कि 2027 में मुझे 20 लाख या 25 लाख या 50 लाख की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आज ही से मैं वो विड्रॉल शुरू कर दूंगा और उसे एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल दूंगा, ताकि ये सर्टेनिटी रहे कि जब 2027 में 50 लाख चाहिए तब बाकी किसी गोल पे कुछ डिफिकल्टी ना आए. तो वो मैं निकाल पाऊंगा वहां पे. अब अगेन टू आंसर दैट इन अ सब्जेक्टिव मैनर, कुछ लोग होंगे जो ये प्रेफर करेंगे कि मैं आज ही सारा पैसा निकाल लूँ सो इट अलाउज मी टू स्लीप पीसफुली. एंड मान लीजिए मुझे 50 लाख चाहिए तो मैंने 45 लाख निकाल लिया और एक एफडी करके और छोड़ दिया उसे. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. एट द एंड इफ इट अलाउज यू टू स्लीप पीसफुली यू डू दैट. अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऑप्टिमल नहीं है और मेरे पास और भी इनकम है जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा सैलरी आता जा रहा है, पोर्टफोलियो और बढ़ता चला जाएगा, तो देन आई कैन यूज देन SWP रूट एज वेल, कि मैं धीरे धीरे करके उसे निकालूंगा. मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि उसमें से कुछ पार्ट निकाल के एक जगह पार्क कर दिया और बाकी पार्ट में अपने नॉर्मल एसेट एलोकेशन के साथ ही प्ले कर रहा हूँ. क्लोजर टू सब्सिक्वेंट माइलस्टोन्स में करता जाऊंगा. तो जब भी, जैसे मान लीजिए पहले साल की फीस 2027 में है तो उसका पैसा मैंने आज निकाला, दूसरे साल 2028 में आएगा, उसका पैसा मैं अगले साल निकालूंगा. So I can create laddered strategies or whatever around that as well. But अब ये थोड़ा सा, it's a subjective thing. Ideally, closer you are getting to the goal, you want to be in a safer instrument. एक simple सी बात है कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि बच्चों की शादी है या बच्चों का एजुकेशन है या कोई इंपॉर्टेंट गोल है लाइफ का, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आज स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है या आज यूएस में प्रेसिडेंट ने कुछ नया टैरिफ तो नहीं लगा दिया. That I can't really take the volatility on that, right? I don't want that to happen. So ideally, systematically taking it out is one of the better options. It gives me visibility. But अगर peaceful ये लगता है कि मैं आज ही सारा पैसा निकाल लूँ जो मुझे चाहिए और उसे एक फिक्स डिपॉजिट में रख दूँ, तो then some people can choose to do that as well. It may not be the most optimal use of money, but see, at the end, the money is supposed to give you sort of satisfaction and financial freedom, right? At the end. So वो logic है. So that would be my answer to that. I think, Piyush, this is it for today.
हमें बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, दिस इंसाइटफुल कंटेंट. बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ मिला होगा. सो फॉर यू ऑल, पीयूष बहुत बहुत एक्टिव है ऑन लिंक्डइन. ही राइट्स अबाउट वैल्यूएशंस, डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड व्हाट नॉट. तो आप उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं, प्लस फिन शिक्षा का, and you can reach out to him if you have any other questions. Don't forget to subscribe to our channel and click the bell icon for quick updates. Thank you so much for today, Piyush. Thanks, Nikita. Thank you. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.